नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरी पत्नी ने घर से भागकर शादी की थी, इसलिए उसके बाप ने उसे बद्दुआ दी कि वो कभी मां नहीं बन सकेगी। लेकिन शादी के 2 महीने बाद ही वो गर्भवती हो गई। लेकिन 12 महीने गुजर गए और बच्चा नहीं हुआ। मुझे बहुत हैरानी हुई और मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने चीखते चिल्लाते हुए जो कहा, उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि मेरी पत्नी के पेट एक नहीं बल्कि। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनने से पहले आपसे हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग कहानी को सुनकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। कृपया सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मैं सुहानी से बहुत मोहब्बत करता था। वो अपने बाप की लाडली थी और उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी। वो अपने बाप के साथ ही रहती थी। उसका बाप उससे कोई काम नहीं करवाता था, जबकि वो लोग बहुत गरीब थे। लेकिन मैं तो उनसे भी ज्यादा गरीब था। मेरे माँ बाप मेरी शादी एक अमीर बाप की बेटी से करना चाहते थे। वैसे वो इतना अमीर नहीं था, लेकिन हमारे लिए अमीर ही था। मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था। जब मैंने इनकार किया तो मेरे माँ बाप ने मुझे घर से निकाल दिया और कहा कि चला जा यहाँ से। 2-4 दिन मैंने अपने दोस्त के घर गुजारे, लेकिन सुहानी को ये बात नहीं बताई। जब उसे पता चला तो वो बड़ी परेशान हुई। उसने कहा कि अब क्या करोगे? वो कहने लगी कि मेरा दोस्त भी कहता है कि यहाँ से निकलो, मेरे पास न काम है न पैसा। मेरे घर वालों ने तो मुझे कपड़े भी उठाने नहीं दिए। उन्हें उम्मीद थी कि मैं अमीर लड़की से शादी कर लूंगा तो उनके घर के हालात बदल जाएंगे, लेकिन अब उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मुझे मेरे माँ बाप से शुरू से ही कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे यही सोचकर पाला था कि लड़का खूबसूरत है, कल को कोई अच्छी लड़की ले आएंगे जिसके माँ बाप को कहेंगे कि 15-20 लाख का दहेज दे और उसके बाद उससे कोई बिजनेस कर लेंगे। वो लोग मुझे वैसे ही भेजना चाहते थे। आप लोग ही बताओ कि इस दहेज में कीमत लड़की की लगती है या लड़के की? मुझे तो ऐसा लगता है कि लड़के की ही कीमत लगती है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैंने उसे कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवाय तुम्हारी मोहब्बत के, और मुझे पता है कि वही समाज है जहाँ जब लड़के के पास कुछ नहीं होता तो लड़कियाँ उसे छोड़कर चली जाती हैं। और अगर तुम मुझे छोड़कर चली जाओ तो भगवान कसम मैं एक पल को भी यह नहीं सोचूंगा कि तुमने मदद नहीं की, क्योंकि तुम्हारी भी तो पूरी जिंदगी का सवाल है। सुहानी की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तुम मेरे घर चलो। मैंने उसे कहा कि पागल, अगर मैं तेरे घर जाऊंगा तो तू अपने बाप को क्या कहेगी कि मैं कौन हूँ? तू एक जीता जागता मर्द उसके सामने लाकर खड़ा कर देगी और कहेगी कि ये हमारे घर में रहना चाहता है। वो कहने लगी कि ऐसे नहीं, हम पहले शादी करेंगे और उसके बाद मैं अपने बाप से कहूंगी कि ये इस घर का दामाद और मेरा पति है, और फिर जब मेरे बाप को पता होगा कि हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है तो वो हमें घर में रख लेगा। सुबह सुबह ही वो अपने बाप के घर से निकली। उसने कोई बहाना किया कि किसी दोस्त की शादी में जाना है। वो तैयार होकर आ गई और कुछ पैसे भी लेकर आई। मैंने भी अपने कुछ दोस्तों को तैयार किया और मंडप का इंतजाम कर लिया। जब सुहानी वहां आई तो बहुत ज्यादा परेशान थी। कह रही थी कि मेरा बाप इस दुनिया का सबसे अच्छा बाप है। जब मैं 2 साल की थी तो मेरी माँ इस दुनिया से चली गई, लेकिन उसने दूसरी शादी यह सोचकर नहीं की कि मुझ पर सौतेली माँ आ जाएगी, जबकि वो उस वक्त सिर्फ 24 साल का था। उसने अपनी सारी जवानी मुझे दे दी और आज मैं उसको बिना बताए अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर रही हूँ। मैंने उसे कहा कि मैं भी अपने माँ बाप का अकेला बेटा था, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने उन्हें छोड़ा है। बात यह नहीं है
कि किसने ज्यादा कुर्बानी दी है। बात यह है कि हम दोनों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान हमारी कुर्बानी जाया नहीं करेगा और हमारी मोहब्बत भी बढ़ता रहेगा। बाकी माँ बाप सारी जिंदगी नाराज नहीं रहेंगे, मान जाएंगे। मैंने उसे तसल्ली दी और हम लोगों की शादी हो गई। हमारा सबसे बड़ा दिक्कत ये था कि हमारे पास पैसे नहीं थे। मैंने सिर्फ मैट्रिक किया हुआ था और मेरे हाथ में कोई हुनर नहीं था। मैं हट्टा कट्टा नौजवान था, मजदूरी कर सकता था, लेकिन वो भी रोज नहीं मिलती थी। सुहानी को शायद कपड़े सीने आते थे, लेकिन उसके पास मशीन नहीं थी। हमारी शादी हो गई और सुहानी रोने लगी कि मेरा बाप मुझे तलाश कर रहा होगा क्योंकि मैं कभी इतनी देर घर से बाहर नहीं रही। अब घर चलते हैं। जब हम लोग घर में दाखिल हुए तो उसने पहले यही कहा कि तुम कहाँ रह गई थी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। दोस्त के घर गई थी, लेकिन इतनी देर। उसके बाप की नजर मुझ पर पड़ी तो वो हैरान हो गया। उसने कहा कि यह कौन है? ऐसे कोई लड़की अपने बाप के सामने आ जाए और एक आदमी उसके साथ हो जिसे उसका बाप जानता न हो, तो यह सब कुछ बहुत ही अजीब होता है। उसने कहा कि अंदर चले, फिर बताती हूँ। हम दोनों अंदर आ गए और सुहानी ने उनको सब कुछ बता दिया। बताते वो रोने लगी थी। उसके बाप ने कहा कि तेरी इतनी हिम्मत कि तूने किसी से विवाह कर लिया बिना मुझसे पूछे और अब मेरे घर आ गई और कहती है कि हमें यहीं पे रहने दो। कैसा आदमी ढूंढा है तूने जिसे उसके घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया और जो घर जमाई बनने को तैयार है। इस तरह का नीच आदमी तलाश किया है तूने। अरे जो लड़का अभी से तेरे टुकड़ों पर पलने को तैयार है, कल को वो तेरे साथ क्या करेगा? वो तो तेरे बाप को भी घर से निकाल देगा और तुझे भी भेज देगा। सुहानी को जब यह सब कुछ सुनने को मिला तो वो बेचारी बड़ी परेशान हो रही थी। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था। मैं ऐसा आदमी नहीं था। मुझे गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन उस वक्त उसका बाप गुस्से में था और वो जो भी बोल रहा था हम लोगों ने सुनना था। मैं आज ही अपने दोस्त को जुबान देकर आया था। अरे उसका बेटा डॉक्टर है। डॉक्टर, हम गरीब हैं, लेकिन तेरी शक्ल इतनी खूबसूरत है कि तेरे लिए मैंने डॉक्टर का रिश्ता तलाश किया। पता नहीं क्या कहकर मैंने उसको मनाया, किस तरह से मैंने उसको राजी किया और तू इस आदमी से विवाह करके चली आई। निकल जा मेरे घर से, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूँगा। चली जा यहाँ से। सुहानी तो हैरान रह गई। लगता है उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका बाप इस तरह का रिएक्शन देगा। हम लोग यह बात क्यों भूल जाते हैं कि क्या आज भी हमारे समाज में पसंद की शादी करने को बुरा ही समझा जाता है? और अगर कोई बाप अपनी बेटी से जितना भी प्यार करता है, फिर भी वो इस बात को बर्दाश्त नहीं करता। सुहानी के लिए उसके बाप ने अपनी जवानी कुर्बान कर दी, लेकिन अपनी अना कुर्बान नहीं कर सका था। उसने कहा कि तूने मेरा दिल दुखा दिया है, मुझे समाज में रुस्वा किया है, इन लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करवाई है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि भगवान तुझे कभी औलाद ना दे, तू औलाद के सुख से दूर रहे। जैसे आज मेरी बेटी मुझसे दूर हो गई, तू मेरी बेटी नहीं है, तू वो लड़की नहीं है जिसे मैंने पाला है, ऐसे ही तुझे कभी औलाद ना मिले। मैं तुझे श्राप देता हूँ। सुहानी रोने लगी, बिलख बिलख के कह रही थी, नहीं नहीं, ऐसे मत करें, मुझे थोड़ी सी जगह दे दें, मैं इस घर में रह लूंगी, आपको माँ का वास्ता है। लेकिन उन्होंने उसकी एक बात भी नहीं मानी, बल्कि हम दोनों को धक्के देकर घर से निकाल दिया। अब हम दोनों के पास रहने की कोई जगह नहीं थी। जब सुहानी के साथ मैं घर आ रहा था तो वो बहुत उम्मीद में थी, कह रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे बाप बहुत अच्छे इंसान है। मुझे एक दिन बुखार होता है तो वो पूरी रात नहीं सोते।
थोड़ा गुस्सा करेंगे लेकिन मान जाएंगे। उसकी उम्मीदें टूटी थी, लेकिन मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। हम इतने ज्यादा मजबूर हो चुके थे कि जितना शायद इस दुनिया में कोई भी मजबूर नहीं होगा। हम दोनों के पास बस वही कपड़े थे जो हमने पहने हुए थे। हम एक पार्क में जाकर बेंच पर बैठे थे, ना कुछ बोल रहे थे, ना एक दूसरे से बात कर रहे थे। क्या हमें ये मोहब्बत ज्यादा महंगी पड़ गई थी? वहीं बैठे बैठे शाम होने लगी और इसी तरह रात हो गई। भूख एक अजीब चीज है, चाहे इंसान जितने भी दुख में हो, उसे भूख जरूर लगती है। मेरी जेब में सिर्फ 50 रुपए थे। मैंने करीब से 6 केले ले लिए और अपनी नई नई दुल्हन से कहा कि तुम कुछ खा लो, लेकिन उसने कुछ नहीं खाया। वो कहने लगी कि क्या सारी रात यहीं बैठे गुजारेंगे? मैंने कहा कि हाँ, और फिर तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मेरे कंधे पर सिर रख के सो जाओ, मैं जाग रहा हूँ। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कुछ नहीं होगा, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हम लोगों ने ये रात किसी तरह गुजार ली। हमें इतने मच्छर काटे कि सुबह तक हमारी हालत बुरी हो चुकी थी। और हम ये बात कैसे भूल सकते थे कि ये नवंबर का महीना था, वो भी आखिर। सर्दी आने वाली थी। सर्दी में कौन सड़कों पर रह सकता है? कितनी अजीब बात थी। अभी कुछ दिन पहले अपने घर में इससे बैठे थे, खाना मिल जाता था, कपड़े मिल जाते थे, और अब हम लोगों के पास कुछ भी नहीं था। अगर मैं मेहनत मजदूरी करने जाता तो अपनी पत्नी को कहाँ छोड़ कर जाता, और वो पूरा दिन क्या करती? क्या हम लोग भीख मांगना शुरू कर देते? नहीं नहीं, हम ऐसा कैसे कर सकते थे? हालात इतने बुरे हो जाएंगे ये हमने सोचा नहीं था, और वो भी इतनी जल्दी। हम लोग बाहर नहीं गुजार सकते थे। हमारे पास तो गर्म कपड़े भी नहीं थे। वो मुझे कहने लगी कि फिर से चलते हैं, मनाते हैं, या तो तुम्हारे घर और या फिर मेरे घर। लेकिन हमें पता था कि वो लोग हमें कबूल नहीं करेंगे। फिर इस बार मेरे घर गए। मेरे माँ बाप ने तो और भी बातें सुनाई कि किस किस्म की लड़की है ये जिसने तुमसे शादी कर ली, किसी नीच खानदान से है जो तेरे जैसे लड़के से इसने विवाह कर लिया, जिसके आगे कोई नहीं है, न पीछे कोई है, न हाथ में नौकरी है। इतनी आग लगी हुई है, इसको तो पता नहीं तेरे से पहले कितने लड़कों के साथ इसके ताल्लुक रहे होंगे। उन्होंने तो सुहानी पर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। अब तो मेरी गैरत भी गवारा नहीं करती थी कि मैं इस घर में रहूं। बस हमने सोच लिया कि कुछ ना कुछ कर लेंगे। कुछ दिन और हफ्ते हम लोग ऐसी ऐसी जगह पर रहे जहां पर कभी रहने के बारे में नहीं सोचा था। मेहनत मजदूरी की। मैंने अपने एक दोस्त से बात की, उसने हमें एक ऐसा घर लेकर दिया जहां पर भूत प्रेत का साया था, लेकिन गरीबी से बड़ा भूत और कोई नहीं होता। हम लोग वहीं रहते रहे। धीरे धीरे इतना तो कर लिया कि कुछ खा लेते थे और रात को एक चारपाई पर बिना तकिए के सो जाते थे। मुझे पता था कि हमारे हालात बड़े बुरे हैं और आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। 2-4 महीने में हालात बेहतर हो गए। बेहतर ये था कि बस सड़कों पर नहीं रह रहे थे। इस घर में कुछ पुराने कपड़े थे, कुछ पुराना सामान था। सुहानी ने उसी को धो के साफ करके एक कमरे को रहने के लायक बना लिया। लेकिन ये बात सिर्फ कहने में आसान लग रही है। उस गंदे से घर में रहने के बारे में कौन सोच सकता है? वो तो बिल्कुल खंडहर था। वहाँ पर तो लोग अपनी गंदगी छोड़ा करते थे और अब हमें वहाँ पर रहना था। जो कपड़े वहाँ निकाले थे वो ऐसे थे कि 2 दफा पहनने के बाद फट जाते। जिंदगी को जिंदगी बनाने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। पैसा, कपड़े, खाना, बर्तन, बिस्तर, सब कुछ चाहिए होता है और हमारे पास तो कुछ भी नहीं था और हम वहाँ पे रहने लगे। एक दिन वो मेरे कंधे पे सिर रख के सो रही थी कि अचानक एक बुरे ख्वाब से जाग गई।
बुरी तरह डर गई। मैंने कहा, क्या हुआ? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, क्या हो गया? कहने लगी, मुझे बुरे ख्वाब आए। हमने अपनी जिंदगी की शुरुआत अपने माँ बाप की बद्दुआओं के साथ की, क्या होगा हमारा? और बाप ने जो बहुआ दी उसका क्या? अगर हमारे घर कोई औलाद नहीं हुई तो इस जिंदगी का क्या मकसद? क्या हमारी मोहब्बत हमारे लिए काफी है? क्या हम बिना बच्चों के एक दूसरे के साथ रह सकते हैं? मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब बच्चे नहीं होते तो एक दूसरे को छोड़ देते हैं। कहीं तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? बताओ, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे? अगर मैं बाज निकली तो तुम क्या करोगे? मैंने उसे कहा कि तुमने बुरा सपना देखा है, तुम परेशान नहीं हो। मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे बगैर कैसे रह सकता हूँ? मैंने कहा, देखो, माँ बाप के दिल औलाद के लिए बहुत नरम होते हैं। अगर वो बद्दुआ देंगे तो बहुआ लगती नहीं है, क्योंकि वो दिल से नहीं देते। तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कहने लगी कि कहीं से मशीन मिल जाती मुझे तो मैं भी तुम्हारा साथ देती। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। उसने फा किया हुआ था, लेकिन इस भूत बंगले में किसी ने भी अपने बच्चों को नहीं भेजना था। अगर एक बच्चा 200 रुपए भी देता तो हम लोग काम करने को तैयार थे, लेकिन इस भूत बंगले में कोई आने को राजी नहीं था। मैं उसे अकेला छोड़ के जाता था, लेकिन उसने कभी नहीं कहा कि मुझे डर लग रहा है, क्योंकि उसे पता था कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। एक दिन मैं घर आया तो उसकी तबीयत बड़ी खराब थी। मैंने कहा, चलो डॉक्टर के पास। वो कहने लगी, कैसे जाएंगे डॉक्टर के पास? डॉक्टर पैसे मांगेगा। अगर सरकारी अस्पताल में भी जाएंगे तो पर्ची बनवानी पड़ेगी। हमारे पास तो पर्ची बनवाने के लिए पैसे नहीं है। मुझे पता है मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने कहा, क्या हो रहा है? मुझे बताओ। उसने कहा, शायद हमारे यहाँ औलाद होने वाली है। ये बात सुन के मैं तो बहुत खुश हुआ, लेकिन वो कहने लगी कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, इस बच्चे को हम कैसे पालेंगे? इसके लिए खाना पीना कहाँ से लाएंगे? मैंने कहा, वो अपना किस्मत खुद लेकर आएगा। तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना। मैं उसे बार बार कहता था कि मैं हूँ, लेकिन वो चुप हो जाती थी। शायद उसको मुझ पर भरोसा नहीं था और वो जानती थी कि मैं अपनी पूरी मेहनत करके भी ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर सकूंगा। आज के दौर में जितनी महंगाई हो गई थी, ऐसे लोग जो हमसे ज्यादा अच्छा कमाते थे उनके घर में भी एक वक्त की रोटी पकती थी, तो दूसरे वक्त का पता नहीं होता था। ऐसे में हम क्या करते? एक दिन मुझे मेरे बाप ने देख लिया था। मैं मजदूरी कर रहा था और मैंने फटे हुए कपड़े पहने हुए थे। मुझे लगा कि शायद वो मुझे बुला लेंगे, गले से लगा लेंगे, लेकिन वो मेरे पास से गुजर गए। किसी को भी हम पर तरस नहीं आ रहा था, न हमारे अपनों को और न ही किस्मत को। सुहानी रोज रोती थी, कहती थी कि पता नहीं क्या हो रहा है। वक्त इसी तरह गुजरता गया। मैं उसे एक दफा भी डॉक्टर के पास नहीं लेकर गया। उसको कभी कोई ना कोई दिक्कत होता था, कहीं दर्द होता था, लेकिन वो मुझे बताती नहीं थी, क्योंकि शुरू में ऐसा होना नॉर्मल होता है। हमें पता ही नहीं था कि कितने महीने गुजर गए हैं। एक दिन कहने लगी कि जिस दिन मेरी तबीयत खराब हुई थी, उस बात को तो 10 महीने गुजर गए हैं। अभी तक बच्चा क्यों नहीं हो रहा? मैंने कहा, ऐसा तो नहीं होता, लगता है तुम्हें ठीक से पता नहीं है कि कौन सा महीना चल रहा है। मैंने उससे पूछा, बाकी सब कुछ ठीक है? वो कह रही थी, हाँ सब ठीक है और कोई दिक्कत नहीं हो रहा मेरे साथ, लेकिन मुझे लगता है कि वक्त ज्यादा हो गया है।
मैंने कहा, नहीं, वक्त ज्यादा नहीं हुआ, शायद तुम्हें ठीक से याद नहीं है। लेकिन वक्त गुजरता जा रहा था और हमें ऐसा लगता था कि जैसे 11-12 महीने गुजर गए हैं। हम डॉक्टर के पास गए। ये डॉक्टर असल डॉक्टर नहीं थी, कोई नर्स थी। जब उसने सुहानी को देखा तो उसने कहा, आपका तो अभी 5वां महीना चल रहा है। हमने कहा, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने कहा, ऐसा ही है, क्योंकि सुहानी बहुत ज्यादा दुबली और कमजोर हो गई थी और उसे देखकर भी ऐसा ही लगता था कि जैसे वो 5 महीने की प्रेग्नेंट है। हम लोग वापस आ गए और वक्त फिर से गुजरता गया। यह जो अल्ट्रासाउंड मशीन होती है जिससे जांच करते हैं, वह भी बच्चे की सेहत को देखते ही बता देती है कि बच्चा कितने महीने का है। हो सकता है कि उसी तरह से होता है। वैसे हमने अल्ट्रासाउंड तो नहीं करवाया था क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन सुहानी को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि 9 महीने हो गए हैं, क्योंकि 9 महीने की गर्भवती औरत को देखकर तो पता चल जाता है। इस बीच एक और हादसा हो गया। मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरी टांग में फ्रैक्चर हो गया। एक भले इंसान ने मेरी पट्टी करवा दी क्योंकि उसी की गाड़ी के साथ मेरा एक्सीडेंट हुआ था। अब मैं मेहनत मजदूरी भी नहीं कर सकता था। मैंने लोगों से उधार लेना शुरू कर दिया। मुझे कायदे के मुताबिक 3 महीने तक आराम करना चाहिए था, लेकिन मैं 1.5 महीने बाद ही मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हो गया और फिर से मेहनत मजदूरी करने लगा। मैंने बड़ी तकलीफ झेली। वक्त और गुजरता गया। हम फिर उस डॉक्टर के पास गए। उसने कहा, अभी तो 8वां महीना चल रहा है। इतना कहकर वह चुप हो जाती थी और अपनी फीस ले लेती थी, जो हम बड़ी मुश्किल से जमा करके उसके पास जाते थे। सुहानी डिप्रेशन में चली गई थी। उसने जो कुछ भी इन महीनों में देखा था और महसूस किया था, वह अपने होशो हवास में अब बिल्कुल भी नहीं थी। एक लड़की जो अपने घर को भुलाकर आई थी, उसका बाप उसके नाज नखरे उठा रहा था। उसके साथ अचानक से इतना कुछ हो जाए तो नॉर्मल कैसे हो सकती है? उसे अपना घर छोड़कर एक भूत बंगले में रहना पड़ रहा हो, रोज दाल खानी पड़ती हो, ऊपर से उसकी हालत ऐसी कि वह माँ बनने वाली है। जो औरत माँ बनने वाली होती है तो वैसे ही उसका मूड खराब रहता है। मैं अपनी तरफ से उसे कोई भी तकलीफ नहीं देता था, लेकिन फिर भी वह परेशान रहती थी। लेकिन मुझे उस वक्त तक इस बात का अंदाजा नहीं था। अब मैंने उसे कहा कि हम किसी अच्छी डॉक्टर के पास चलते हैं, कुछ भी कर लेंगे, मिन्नत कर लेंगे, उससे कह देंगे कि फ्री में चेक कर ले, अच्छे अस्पताल चलते हैं। लेकिन वह कह रही थी, मुझे नहीं जाना। कह रही थी कि बस जो है उसे ऐसे ही चलने दो। ये कहानी सुनकर आप हैरान हो रहे होंगे कि भला ऐसा भी होता है, लेकिन इस दुनिया में बहुत कुछ होता है। हमें हमारे अपने माँ बाप ने घर से निकाल दिया। हमें हमारे 4 जोड़े कपड़े भी नहीं लेने दिए। हम लोग एक भूत बंगले में रह रहे थे, जहाँ से लोग पास से भी नहीं गुजरते थे। कोई हमें उधार नहीं देता था। मेरी टांग टूटी हुई थी और मैं टूटी हुई टांग के साथ मेहनत मजदूरी करता था। मेरी पत्नी पेट से थी और वह बेचारी इस भूत बंगले में अकेली रहती थी। मुझे तो ऐसा लगता था कि जैसे उसके ऊपर किसी का साया पड़ गया है। वह अपने होशो हवास में नहीं थी। एक दिन मैंने उसे कहा कि अब बहुत हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है, बच्चा पैदा होने में इतना देर तो नहीं लगता। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ, चलो। जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसने एक झटके से मेरा हाथ छुड़ा लिया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे उसके अंदर मुझसे ज्यादा ताकत है। उसकी आंखों में अजीब सा एहसास था, उसके चेहरे पर अजीब सी नफरत थी। उसने कहा, तुम्हारी वजह से हुआ ये सब कुछ और अब तुम तमाशा देख रहे हो। डॉक्टर के पास ले जाने की औकात है तुम्हारी। मिन्नत कर लेंगे जाकर डॉक्टर से। कौन सी डॉक्टर मिन्नत करके मेरा चेकअप करेगी?
और अगर उसने वहाँ कह दिया कि ऑपरेशन होगा तो क्या मिन्नत करवा कर ऑपरेशन करवाओगे? मिन्नत कर लेंगे। वह ऐसे बोली कि मैं हैरान रह गया। मैं समझ ही नहीं पाया कि ये वही सुहानी है। ऐसा लगा कि उसके अंदर कोई और बोल रहा है। अब मुझे उससे डर लगने लगा। उसने कहा, बैठ जाओ चुप करके यहीं पर, और उस घर के उस कमरे में चली गई जहाँ पर हम नहीं जाते थे। इस घर में 4-5 कमरे थे। ये बहुत बड़ा घर था, लेकिन 2 कमरों की छत गिर गई थी और 2 कमरे बिल्कुल भी रहने के लायक नहीं थे। हम एक ही कमरे में रहते थे और इसमें से एक कमरा ऐसा था जो बहुत ही ज्यादा खौफनाक लगता था, और ये उसी कमरे में गई थी, वह भी उस वक्त जब शाम होने वाली थी। मैं उसे बुला रहा था लेकिन वह मेरी बात नहीं सुन रही थी। उसने कहा, अकेला छोड़ दो मुझे। जब सुबह हुई तो वह बिल्कुल ठीक थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने मुझसे कोई लड़ाई, कोई बदतमीजी की ही नहीं है। कहने लगी, पाउडर वाला दूध खत्म हो गया। हम पाउडर वाले दूध का एक पैकेट लेते थे और इससे 10 दफा चाय बनती थी, जबकि वह सिर्फ 2 कप चाय बनाने के लिए ही होता था। और हम सुबह सिर्फ चाय ही पीते थे और कुछ नहीं खाते थे। मैंने कहा, हाँ मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं जाकर दूध ले आता हूँ। उसने कहा, परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह मेरे गले भी लगी। उसने मेरा हाथ भी पकड़ा। मैं हैरान था कि ये तो बिल्कुल ठीक तरीके से पेश आ रही है, लेकिन कल उसे क्या हो गया था? मैं इस परिणाम पर पहुंच गया कि शायद उसके अंदर इसी घर में बसने वाली कोई चुड़ैल आ गई थी, जो ये इस तरह की बातें कर रही थी। मैंने उसे नहीं बताया कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, और वक्त फिर से गुजरता गया। लेकिन एक अच्छी खबर मिली थी। मेरे एक दोस्त को घर बनवाना था और उसने कहा कि वह मास्टर जी का काम मुझे देगा और आम दिहाड़ी मजदूरी से 200 रुपए ज्यादा भी देगा, और मेरा रोजाना का काम होगा। यानी अगर मैं उसका घर बनाने के लिए 6 महीने लगाता हूँ तो मेरा 90,000 रुपए का काम था। और उसने कहा कि वह मुझे ये पैसे एडवांस दे देगा और मैं इन पैसों से अपने लिए घर का राशन खरीद सकता हूँ और कोई ऐसा मैं काम कर सकता हूँ जो नहीं हो रहा है। मैंने कहा, अगर ऐसा हो जाए तो बड़ी बात है। उसने कहा, तू मेरा दोस्त है, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। मैं ये खुशखबरी सुहानी को सुनाना चाहता था। हम गरीबों के लिए यही खुशखबरी थी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक साथ इतने पैसे कभी नहीं देखे थे, और जब से हम इस मुसीबत में फंसे थे तब से तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने सोच लिया था कि मैं सुहानी से कहूँगा कि पैसे आ रहे हैं, सीधा डॉक्टर के पास जाएंगे, और अगर डॉक्टर कहता है कि ऑपरेशन करना है तो ऑपरेशन भी करवा लेंगे। पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा था। बात बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से चल रही थी। लेकिन जब घर आया तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। सुहानी बेहोश हो चुकी थी और उसे बहुत ज्यादा ठंडे पसीने आ रहे थे। मैं तो डर गया, मुझे बहुत डर लग रहा था। अब कहीं जाकर उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो प्रेग्नेंट औरत है। मैंने उसे उठाया और डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर को सब कुछ बताया, अपने दोस्त को फोन भी किया। जब डॉक्टर ने कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं, साल से भी ज्यादा वक्त हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, आप लोगों से कोई गलती हुई है। मैंने उससे कहा, डॉक्टर साहिबा, हो सकता है हमसे कोई गलती हुई हो, लेकिन मुझे तो इतना पता है कि साल से भी ज्यादा वक्त हो गया है, बताइए क्या हो सकता है। उन्होंने कहा, अच्छा हम चेक करते हैं। जब वो बाहर आई तो काफी परेशान थी। उन्होंने कहा, ऑपरेशन करना होगा। मैंने कहा, मैं पैसे का इंतजाम करता हूँ। डॉक्टर ने एक अजीब बात कह दी। उसने कहा, नहीं, पैसे का इंतजाम करने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ हमारी तरफ से होगा, हम खुद ही सब कुछ करेंगे, बस हमें आपकी इजाजत चाहिए।
क्योंकि इस तरह का केस हमने पहले कभी नहीं देखा, तो हम लोग एक छोटी सी रिपोर्ट बनाना चाहते हैं। आपकी पत्नी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, उसके अस्तित्व का कोई भी हिस्सा नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन हम लोग इस पर एक छोटी सी रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये ऐसा केस है जो हमने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। और अगर आप हमें इजाजत देते हैं, अपना मंजूरी देते हैं, तो हम ऐसा करेंगे, वरना नहीं करेंगे। और इसके बदले में हम आपकी पत्नी का पूरा इलाज बिल्कुल मुफ्त करेंगे। इसके बाद की दवाइयाँ भी हमारी तरफ से होंगी, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाती, वो अस्पताल में मुफ्त रह सकती हैं। मैं तो गरीब आदमी था। मैंने कहा कि बस मेरी पत्नी की इज्जत को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हम लोग गरीब हैं, लेकिन इज्जतदार हैं। उसने कहा कि आप फिक्र न करें, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, हम जो भी रिकॉर्ड बनाएंगे आपको पहले दिखाएंगे। अगर आप ओके करेंगे तो तभी हम इसको सेव करेंगे, नहीं तो आपकी आंखों के सामने डिलीट कर देंगे। मैंने कहा कि ठीक है। डॉक्टर ने कहा कि आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा वक्त ज्यादा लगेगा। मैंने कहा कि मेरी पत्नी तो ठीक है ना? डॉक्टर ने एक लंबी आह भरी और कहा कि हाँ ठीक है, और वो अंदर चली गई। काफी वक्त हो गया था, ऑपरेशन बहुत लंबा हो रहा था। मैं हैरान था। वहाँ पर एक आदमी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी का तीसरा ऑपरेशन है, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगता है, लेकिन आपकी बीवी को तो अंदर ले गए हैं और 2-3 घंटे गुजर चुके हैं। आप पता क्यों नहीं करते कि क्या हो रहा है? मैंने कहा कि भाई मुझे तो नहीं पता इन मामलों का। उसने कहा कि अरे मुझे तो पता है ना, मैं आपको कह रहा हूँ कि आधा घंटा से ज्यादा वक्त नहीं लगता। आप जाकर देखें, आजकल अस्पताल वालों का क्या भरोसा है, पता नहीं आपकी पत्नी जिंदा भी है या नहीं। मैं और परेशान हो गया, लेकिन कहाँ जाता, किससे पूछता, मुझे कुछ भी पता नहीं था। अचानक मेरी नजर मेरी पत्नी के बाप पर पड़ गई। उसने मुझे वहाँ देखा तो समझ गया कि ये तो औरतों का अस्पताल है, तो शायद इसकी बेटी को ही लाए होंगे। उसने कहा, मेरी बेटी कैसी है, वो ठीक तो है? मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया तो वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, तुम लोग मेरे पास क्यों नहीं आए? मुझे तो पता ही नहीं चला कि तुम लोग कहाँ गए। अरे मैं बाप हूँ, दुश्मन नहीं हूँ। मैंने उसको कोई बहुआ नहीं दी थी, मैंने दिल से बहुआ नहीं दी थी, बस मेरी बेटी ठीक हो जाए। डॉक्टर भी बाहर नहीं आ रही थी। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर के चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी और हम सभी लोग हैरान रह गए। मैंने कहा कि क्या हो गया, डॉक्टर क्यों चिल्लाने लगी? थोड़ी देर के बाद खामोशी हो गई। अभी भी मेरी पत्नी को बाहर नहीं लाया गया और ना ही वो डॉक्टर बाहर आई जो ये सब कुछ संभाल रही थी। थोड़ी देर बाद मुझे एक नर्स ने बुलाया और कहा कि आपकी पत्नी को कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन अभी वो बेहोश है, आप बस उनके पास बैठ सकते हैं। जब मैंने अपनी पत्नी को देखा तो मुझे ठीक लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। नर्स ने कहा कि ऑपरेशन के बाद ऐसा लग रहा है वो ठीक हो जाएंगी। वो लोग खुद ही दवाइयों का इंतजाम कर रहे थे और सब कुछ कर रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने मेरे लिए खाना भी मंगा दिया और कहा कि आप बैठकर खाना खा लें। जब शाम हुई तो डॉक्टर ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। वहाँ पर एक आदमी भी था जो शायद डॉक्टर ही था। उसने कहा कि आपकी पत्नी के साथ एक ऐसा प्रॉब्लम था जो हमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा, और हमने चेक किया है कि इस तरह का केस बाहर के मुल्कों में भी लगभग नहीं होता। किसी ने ये बात कही थी कि इस तरह का केस कहीं बाहर हुआ था, लेकिन उसके भी कोई पक्के सबूत नहीं है। लेकिन ये सब तो हमारी आंखों के सामने है। मैंने कहा कि मेरी औलाद कहाँ है, मेरा बच्चा तो बच गया है ना?
उसने कहा कि आपका कोई भी बच्चा सलामत नहीं है। हमें इस बात का अफसोस है, लेकिन आप इस बात पर खुश हो सकते हैं कि हमने आपकी पत्नी को बड़ी मुश्किल से बचाया है। मैंने कहा कि क्या मतलब? उसने कहा कि आपकी पत्नी के यहाँ एक साथ 10 बच्चे पैदा होने वाले थे, लेकिन उन सब की ग्रोथ बहुत ही कम थी और उनकी ग्रोथ रुक गई थी। यानी कि वो सब इस तरह के थे जैसे 2-2, 2.5 महीने का प्रेगनेंसी होता है, यानी कि बहुत छोटे छोटे। उन्होंने मुझे एक तस्वीर भी दिखाई और कहा कि इस तरह का मामला था। मैं हैरान रह गया। उन्होंने कहा कि इसमें आपकी पत्नी का फायदा ही था, क्योंकि अगर ये 10 बच्चे किसी भी तरह उनकी प्रेगनेंसी में सही तरह से बड़े होते तो इससे उनकी जान को भी खतरा हो सकता था, और मेरे ख्याल से इसमें से आधे से ज्यादा बच्चे शायद बीच में ही इस दुनिया से चले जाते। और अगर आपके यहाँ 5 बच्चे भी पैदा हो जाते तो ये आपके लिए कोई खुशी की बात नहीं थी। इसलिए कहते हैं कि जो कुछ होता है भले के लिए होता है। आपकी पत्नी का ऑपरेशन बहुत मुश्किल था, केस बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल था। हमने बड़ी मुश्किल से उनकी जान बचाई है। अब वो खतरे से बाहर है, लेकिन उनको कम से कम 8 दिन अस्पताल में रहना होगा। उन्होंने मुझे वो वीडियो भी दिखाई जो उन्होंने बनाई थी। इसमें मेरी बीवी बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन वीडियो देखकर मेरा दिल को बहुत तकलीफ हुआ। मेरी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि आपकी पत्नी की जान बच गई है, लेकिन ये बहुआ का असर ही था कि अगर सब कुछ ठीक रहता तो शायद हमारे घर में एक साथ ही बहुत सारे बच्चे पैदा होते। ये ऐसा ही था जैसे हमने एक साथ पता नहीं कितने बच्चे खो दिए थे। हमारा गम कम हो सकता था। हम अभी भी हैरान हैं, इसलिए 8 दिन तक उन्हें रखना चाहते हैं कि कहीं बाद में कोई दिक्कत न सामने आ जाए। 8 दिन तक मेरी पत्नी वहीं पर रही। मैंने उसको भी सब कुछ बताया, लेकिन वो कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। डॉक्टर ने कहा था कि ऐसा मामला नहीं है, वो दोबारा से माँ बन सकती है। लेकिन जब उसने अपने बाप को देखा तो वो खुश हो गई, क्योंकि उसके बाप ने उसे माफ कर दिया था। मुझे मेरे ससुर हमारे घर ले गया और उसने कहा कि ये घर मैंने तुम दोनों के नाम कर दिया है और अपनी दुकान भी मेरे हवाले कर दी, और अब हम लोग वहाँ पे रहते हैं। मेरे माँ बाप को जब से ये पता चला है कि दुकान भी मेरे नाम हो गई है और घर भी हमारा हो गया है, वो भी पास आने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उनसे बातचीत की है, लेकिन अपनी पत्नी को उनसे नहीं मिलवाना चाहता, क्योंकि उन्होंने इसके किरदार पे उंगली उठाई थी, और ये बात मैं कभी नहीं भूल सकता। हम लोग सारी जिंदगी ये बात नहीं भूलेंगे। पता नहीं सुहानी के बाप कमाना नहीं भूल सकता। हम लोग सारी जिंदगी जब से ये पता चला है कि दुकान भी मेरे नाम हो गई है और घर भी हमारा हो गया है, वो भी पास आने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उनसे बातचीत की है, लेकिन अपनी पत्नी को उनसे नहीं मिलवाना चाहता, क्योंकि उन्होंने इसके किरदार पे उंगली उठाई थी, और ये बात मैं कभी नहीं भूल सकता। हम लोग सारी जिंदगी ये बात नहीं भूलेंगे। पता नहीं सुहानी के बाप ये बात नहीं भूलेंगे। पता नहीं सुहानी के बाप का श्राप था या कुछ और, लेकिन ये सब कुछ हुआ हमारे साथ। आप लोग बताएं, आपका क्या ख्याल है? ये बात तो है कि हमें मोहब्बत बहुत महंगी पड़ी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।